नमस्कार साथियों, मैं रोहित राज आप सबका स्वागत करता हूं राज क्लासेस पे। तो साथियों, आज की जो आपकी क्लास होने वाली हो अभी कक्षा 10वीं की केमिस्ट्री का क्लास स्टार्ट होने वाला है मेरे साथियों। तो साथियों, हम लोग केमिस्ट्री की क्लास बहुत ही बेसिक से लेकर एडवांस तक के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो पहले ये डिस्कस कर लेते हैं कि ये तो आपका साइंस का डिपार्टमेंट सेकेंड आता है। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका कि साइंस के कितने डिपार्टमेंट होते हैं, यानी 3 डिपार्टमेंट होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। तो फिजिक्स के लगभग सभी चैप्टर्स लगभग समाप्त हो गए हैं इस चैनल पर राज क्लासेस पे मेरे साथियों। फिजिक्स के लगभग सभी चैप्टर समाप्त हो गए। इसके बाद हम लोग केमिस्ट्री का सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं आज ही से। आपको बहुत ही मजा आने वाला है, बहुत ही सिंपल सी इसका परिभाषा आपको पूरा से पूरा समझ में आने वाला है मेरे साथियों। तो केमिस्ट्री की हम लोग पूरी बेसिक आपके साथ पूरी रिप्रेजेंट मैं करूंगा आपको। तो पहले जान लेते कि रसायन जो शास्त्र है यानी केमिस्ट्री, इसका परिभाषा होता क्या है। पहले रसायन शास्त्र कहते किसको है, तब इसके बारे में हम लोग थोड़ा थोड़ा बेसिक बातें आपको मैं बताऊंगा। बहुत अच्छी आपको लगेगी, पूरा से पूरा आपको समझ में आने वाला है मेरे साथियों। तो अगर से आप लोग ये लिखना चाहते हैं तो मैं आपके लिए समय दिया जाएगा, आप आराम से लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट इसको ले सकते हैं। कोई भी समस्या होगा मैं कमेंट जरूर करिए मेरे साथियों। तो पहले इसकी परिभाषा को हम लोग बात कर लेते कि रसायन शास्त्र रसायन विज्ञान होता क्या है। तो विज्ञान की वह शाखा होती है, यानी विज्ञान की एक शाखा है, यानी सेकेंड वाली चाहे फर्स्ट वाली जो भी आप लीजिए, यानी एक शाखा है विज्ञान का। क्या हो इसका परिभाषा आप लोग देख सकते हैं, बोर्ड पर आपको दिखाई दे रहा होगा। क्या है विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थों के, यानी हम लोग रसायन शास्त्र में पदार्थों के बारे में जानते हैं, पदार्थों के गुण, संरचना अथवा चाहे तथा संगठन का अध्ययन किया जाता है, रसायन शास्त्र कहलाता है। एक बार फिर से रिपीट हम करते हैं आपके साथ, यानी विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थों के गुण, संरचना तथा संगठन का अध्ययन किया जाता है, रसायन शास्त्र या रसायन विज्ञान कहलाता है, केमिस्ट्री कहलाता है। यानी केमिस्ट्री में हम लोग ज्यादा से ज्यादा किसके पदार्थ के बारे में ही बात करते हैं। पदार्थ क्या क्या होता है आप लोग जरूर जानते होंगे मेरे साथियों। चलिए, इसके बाद हमारा जो स्टार्ट होता है चैप्टर फर्स्ट, एनसीईआरटी वेस्ट में पैटर्न को बात कर रहा हूँ, एनसीईआरटी पैटर्न बात कर रहा हूँ। आपका अध्याय यानी बुक का फर्स्ट वाले जो चैप्टर है आपकी केमिस्ट्री कहीं स्टार्ट होती है, तो अध्याय आपका फर्स्ट है। चैप्टर्स क्या है अध्याय आपका, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। चैप्टर है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। तो ये तो आपके चैप्टर्स है, इसमें बहुत बेसिक मैं लेकर चलूंगा, आपको पूरी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे मेरे साथियों। हमारे साथ आप लोग पूरा एंड तक बने रहेगा, आपको बहुत मजा आने वाला है। बहुत ही अच्छी परिभाषा के साथ मैं आपके साथ रिप्रेजेंट आज मैं आपके लिए केमिस्ट्री का बहुत रिक्वेस्ट था कि सर केमिस्ट्री का क्लास लीजिए, केमिस्ट्री का क्लास लीजिए। तो आज मैं आपके साथ केमिस्ट्री का क्लास लेने के लिए पूरा से पूरा रेडी हूं मेरे साथियों। तो चलिए इसमें बात करते हैं कि होता क्या है कि रासायनिक अभिक्रिया, यानी हमारे पास जो आपकी चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण, इसमें क्या क्या चीज के बारे में बात करना होगा ये पहले यहाँ पे देख लीजिए। यानी रासायनिक अभिक्रिया की पूरी डीपली से यानी बेसिक से एडवांस तक के बारे में बात करेंगे, और इसका क्या रासायनिक समीकरण के भी बारे में हम लोग बात करेंगे। तो पहले हम लोग यहाँ पे एक प्रश्न उठता है कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहती है, तो बात की बात है वो हम लोग परिभाषा में क्लियर करते चलेंगे। तो यहाँ पे एक सवाल आपका उठता है, जो मैंने आपको प्रश्न लिख रखा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए तो नहीं है, लेकिन आपकी जब केमिस्ट्री आप पढ़ रहे हो तो बेसिक जान लेनी आपके लिए बहुत जरूरी होती है मेरे साथियों। ठीक है, आपका प्रश्न यहाँ पे मैंने लिख रखा है आपके लिए, रासायनिक अभिक्रिया क्यों होती है। रासायनिक अभिक्रिया क्या है वो तो हम लोग बाद में पढ़ेंगे, लेकिन रासायनिक जो अभिक्रिया होती क्यों है इसके बारे में पहले हम लोग थोड़ा सा ब्रीफली जानकारी ले लेते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया आप लोग कक्षा 9वीं में पढ़े होंगे, परमाणु की संरचना या अणु एवं परमाणु आप लोग पढ़े होंगे। ठीक है, ये चैप्टर्स आप लोग पढ़े होंगे तो आपको पूरा एकदम क्लियर हो जाएगा। नहीं तो कहीं पे जाके आराम से आप लोग देख सकते, थोड़ा सा रिवाइज कर सकते हैं, उससे समस्या होने वाला नहीं है। आपको मैं पूरा यहाँ डिक्लेयर करूंगा। तो रासायनिक अभिक्रिया क्यों होती है, तो कोई भी तत्व लेते हैं, तत्व के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, यानी परिभाषा में बोल रहा हूं। अगर जब आप लिखना चाहते हो तो हमारे साथ, अगर जब मेरा वीडियोस देखते हो तो आप लोग तो कॉपी और पेन लेकर जरूर बैठे, और हमारे जो मैं प्रश्न आपको बोल रहा हूँ परिभाषा उसको आप लोग पूरा से पूरा लिख लीजिए। आपको नोट्स बनाने में बहुत काम आने वाला है, क्योंकि मैं पूरा से पूरा एनसीईआरटी पैटर्न नोट्स आपको दे रहा हूँ। ये सिर्फ बोर्ड पर ही आपको देंगे, इसमें से आपको लिखना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको हैंडराइटिंग नोट्स मेहनत करनी पड़ सकती है मेरे साथियों। तो इसका मैं परिभाषा बोला हूँ, आप लोग 2 बार 3 बार रिपीट करके आराम से इसको देख लीजिएगा और समझ लीजिएगा क्या है रासायनिक अभिक्रिया होती क्यों है। तो जिस तत्व के परमाणु के वाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वह अस्थायी होते हैं। यानी फिर से, जिस तत्व के परमाणु के वाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं वह अस्थायी होते हैं,
और जिस तत्व के परमाणु के वाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं वह अस्थायी होते हैं। पहले आप लोग हमारे साथ परिभाषा को लिख लीजिए, मैं एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल के साथ मैं आपको पूरा समझाऊंगा। ठीक है, फिर से एक बार रिपीट करते हैं। जिस तत्व के परमाणु के वाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं वह अस्थायी होते हैं, और जिस तत्व के परमाणु के वाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं वह अस्थायी होते हैं। तो वह अस्थायी अवस्था प्राप्त करने के लिए रासायनिक बंधन का निर्माण करती है। यानी एक परमाणु की वाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन है तो यह अस्थायी है, और जिस तत्व के परमाणु के जो 8 इलेक्ट्रॉन इसमें नहीं है तो यह अस्थायी है। अस्थायी तब पूर्ण रूप से काम नहीं करेगा, तो यह इसको अस्थायी अवस्था प्राप्त करने के लिए क्या करेगा, रासायनिक बंधन का निर्माण करता है। तो रासायनिक बंधन का निर्माण करता है, एक नए पदार्थ का निर्माण कर लेता है, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, या रासायनिक प्रतिक्रिया भी इसको बोला करते हैं। तो डिफिनेशन को, परिभाषा को फिर से आप लोग मिला लीजिएगा। यानी जिस तत्व के परमाणु के वाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं वह अस्थायी होते हैं, और जिस तत्व के परमाणु के वाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं वह अस्थायी होते हैं। अतः अस्थायी अवस्था प्राप्त करने के लिए वह रासायनिक बंधन का निर्माण करते हैं, अर्थात वह नए पदार्थ का निर्माण करते हैं जिससे रासायनिक अभिक्रिया होती है। ठीक है, तो अस्थायी अवस्था प्राप्त करने के लिए वह रासायनिक अभिक्रिया करता है। जैसे कि हम लोग एग्जाम्पल के तौर में समझ लेते हैं, हम लोग कोई भी तत्व लेते हैं, ये हम नहीं समझते कि उसके वाह्यतम कक्षा में 8 है, 10 है या कितना है, उससे हमें मतलब नहीं है। थोड़ा सा आपके एग्जाम्पल्स के लिए थोड़ी सी समझ में होनी चाहिए। जैसे कि हम लोग यहाँ पे कार्बन ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, तो कार्बन ले लिए हैं। मानते हैं कि इसके वाह्यतम कक्षा में होता नहीं है, कि हम होता है कि नहीं होता वो हमें नहीं मालूम, समझिए। ठीक है, तो जानते हैं, मानते हैं कि इसमें 9 इलेक्ट्रॉन है, यानी 8 इलेक्ट्रॉन ये अस्थायी है, ठीक, वाह्यतम कक्षा में। और दूसरा हम ऑक्सीजन ले लेते हैं, ऑक्सीजन को O2 से और कार्बन को C से हम लोग प्रदर्शित करते हैं। डोट किसका रासायनिक नाम है, यानी इसका ये नाम है। तो मानते हैं कि इसमें 6 है एक तरह से, तो कार्बन में 8 है, ऑक्सीजन में 6 है, तो कार्बन तो पूर्ण रूप से एक तरह से काम करेगा, और यहाँ पे हम लेते हैं कि ऑक्सीजन एक पूर्ण रूप से काम नहीं करेगा। ये पर्पस सिर्फ आपकी समझाने के, आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए है, नहीं कि आगे चीज के लिए है मेरे साथियों। ये सिर्फ आपकी कॉन्सेप्ट इससे क्लियर हो जाएंगे। मानते हैं कि कार्बन के परमाणु के वाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन एक है, लेकिन ऑक्सीजन के परमाणु के वाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो ये भाई, ये दोस्त जो है आपके 8 इलेक्ट्रॉन लेने के लिए तड़फड़ाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन इसको कहीं से मिलनी चाहिए। तो किसी इलेक्ट्रॉन में ज्यादा होगा तब नहीं वो देगा, किसी परमाणु किसी भी तत्व में वह ज्यादा होगा उसके पास तभी तो देगा। मानते हैं कि इसके पास 10 ले लेते हैं, तो इसमें 8 और 2, इसका पास कितना ज्यादा है, तो 2 ज्यादा है, तो ये इधर देता है। तो दोनों आपस में क्या करता है, कंबाइन करता है, यानी आपस में जुड़ता है, बंधन का निर्माण करता है, जिससे एक नए पदार्थ का निर्माण होता है। जैसे मान लेते हैं यही है, ठीक है, इसको जोड़ते हैं हम लोग, तो इसके बंधन का एक तरह से मान लेते हैं कि हमारे पास CO2 बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। ये होता है नहीं होता, ये हमें पर्पस, सिर्फ मैं आपको बताऊं कि ये पर्पस सिर्फ आपकी कॉन्सेप्ट को दूर करने के लिए मेरे साथियों, ना कि अदरवाइज ये दूसरा चीज के बारे में आप लोग ना समझे। ठीक है, एक तरह से मैंने लिया है कि कार्बन और ऑक्सीजन को कंबाइन, इसमें 8 है, इसमें मानते हैं कि 10 है, यानी 2 एक्स्ट्रा है इसके पास, और इसके पास 6 ही है। तो ये तो भाई अपना इधर उधर थोड़ा सा फड़फड़ाएंगे कि भाई हमारे पास 6 है, हमारे पास 8 होनी चाहिए, तब हम पूरा संतुष्ट होंगे। ठीक है, ये तो संतुष्ट है बेचारा ऑलरेडी, और लेकिन ये वाला जो बेचारा है संतुष्ट नहीं है, कह रहा है कि हमें संतुष्ट होनी है, यानी हमें पूरा अस्थायी होनी है, संतुष्ट होनी है। तो इसमें भी 8, यानी 8 इसके पास इलेक्ट्रॉन होगा, इसके वाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होगा, तभी तो ये अस्थायी होगा। ठीक है, अस्थायी होगा, लेकिन ये तो है अस्थायी। तो दोनों साइड कोलैबोरेशन करता है, जिसको कोलैबोरेशन कहते हैं, यानी रासायनिक बंधन कहते हैं, अपने मिलकर एक नए पदार्थ का एक निर्माण करता है, जिसको हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड CO2 ले लिए हुए, तो नए पदार्थ का निर्माण करता है। तो एक तरह से अस्थायी हो जाता है। ये दोनों दोष है, ये दोनों अस्थायी हो जाते हैं। तो अस्थायी हो जाते हैं तो इसी से रासायनिक अभिक्रिया होती है, इसलिए रासायनिक अभिक्रिया होती है। जैसे कि मानते हैं आपके पास 10 रुपए है, आपके दोस्त के पास 8 ही रुपए है, जो 5 ही रुपए है। आपके पास 10 है, इसके पास 5 है, लेकिन इसको ज्यादा से ज्यादा कितना होना चाहिए, कम से कम 8 होना चाहिए। आपके पास 10 है, आपके पास 2 ज्यादा है। ठीक है, तो आप दोस्त के पास 6 रुपए है या कम है,
₹6 है तो उसको ₹2 की जरूरत है, आपको ₹2 एक्स्ट्रा है, तो दोस्त के साथ कोलैबोरेशन कर लेते हैं, दोनों गोरा एक साथ संगठित होकर किसी चीज को खरीद लेते हैं, तो नए पदार्थ एक तरफ से आता है, पैसा पैसा आप दोनों मिला के एक नए पदार्थ को खरीदते हैं, तो इसीलिए रासायनिक अभिक्रिया होती है मेरे साथियों। ये आपकी कॉन्सेप्ट को दूर करने के लिए बहुत ही जबरदस्त मैंने आपके लिए मेथड निकाला है मेरे साथियों। वीडियो पसंद आ रहा है तो जल्दी से जल्दी एक बार थम्स अप करके लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। इस वीडियो की रीच बहुत गिर चुकी है, इस चैनल की रीच आगे बढ़ेगी तो आपको बहुत ही फायदेमंद होगा, क्योंकि मैं लगातार आपके साथ वीडियो ऐसे ही बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ आपके लिए मैं केमिस्ट्री का वीडियोस दूंगा मेरे साथियों। ठीक है, तो आगे वाली टॉपिक्स के बारे में हम लोग आराम से पूरी डिस्कस करेंगे, तो चलते हैं आगे की टॉपिक्स की तरफ हम लोग। हाँ तो साथियों, बहुत फ्रेश वाली आप हेडिंग लगाइएगा। क्या हेडिंग? रासायनिक अभिक्रिया, केमिकल रिएक्शन। आपके लिए बहुत जबरदस्त मैं आपके साथ आपके लिए परिभाषा लेकर आया हूं साथियों। जल्द से यदि आप लोग लिखना चाहते हो तो पहले लिख लीजिए, उसके बाद समझ लीजिएगा, नहीं तो पहले समझ लीजिए, आराम से लिखते रहेगा, बहुत मजा आने वाला है। लिख तो आप लोग बहुत आराम से बात भी सकते हैं, लेकिन समझना आपके लिए बहुत जरूरी है मेरे साथियों। तो बहुत अच्छी हेडिंग के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं, रासायनिक अभिक्रिया। तो रासायनिक अभिक्रिया कहते किसे है? केमिकल रिएक्शन होता क्या है? क्या है? जब दो या दो से अधिक पदार्थ, परिभाषा के साथ हम लोग सभी डाउट्स को क्लियर करते चलेंगे। जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एक ही पदार्थ का निर्माण करता है। जब दो पदार्थ है, कोई दो पदार्थ है, जैसे ये वाला लिए है दो पदार्थ, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, यानी हाइड्रोजन एक पदार्थ है, ऑक्सीजन दो पदार्थ है, यानी दो पदार्थ, वही बात है। जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिल रहा है तो एक ही पदार्थ का, अथवा एक ही पदार्थ है, एक पदार्थ है, ऊर्जा के प्रभाव से, ऊर्जा का मतलब उसको हम लोग गर्म करते हैं, कोई दूसरी चीज में हीट करते हैं तो गर्म करते हैं, तो ऊर्जा का प्रभाव से अपघटित होकर दो या दो से अधिक पदार्थ का निर्माण करते हैं, जिसके गुण, यानी जिसका जो पदार्थ का निर्माण करता है उसके गुण उसके अवयवी पदार्थ के गुण से भिन्न होता है, रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। बहुत ही अच्छा परिभाषा आपके साथ है, फिर से एक बार मैं रिपीट करता हूं। क्या है? रासायनिक अभिक्रिया क्या है? जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एक ही पदार्थ अथवा एक ही पदार्थ ऊर्जा के प्रभाव से, ऊर्जा के प्रभाव यानी टूटता है, कोई हीट करते तो टूटने लगता है, तो ऊर्जा के प्रभाव से अपघटित होकर, दो तीन भागों में टूटकर अपघटित होकर दो या दो से अधिक पदार्थ का निर्माण करता है, जिसके अवयवी गुण, यानी जिसका गुण है उसके अवयवी पदार्थ के, जिसके गुण उसके अवयवी पदार्थ के गुण से भिन्न होता है, क्या कहलाता है? तो रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। तो साथियों, मैंने एग्जाम्पल, यानी जैसे मैं दो एग्जाम्पल आपके लिए दिया है, क्योंकि दोनों परिभाषा, इसकी परिभाषा थोड़ी सी लंबी है, तो आपको समझ में आ रही होगी साथियों, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, क्योंकि केमिस्ट्री को इतना मैं इजी वे में आपको समझाऊंगा, आपको पूरा से पूरा समझ में आएगा मेरे साथियों। क्योंकि हमारे साथ इस चैनल पर आप लोग बने रहिएगा तो बहुत ही आपको बेनिफिट होने वाला है। यानी वही है, जब दो या दो से अधिक पदार्थ, ये दो या दो से अधिक पदार्थ है, आपस में मिला तो एक ही पदार्थ का निर्माण कर लेता है, जिसके इसका जो गुण होगा इसके गुण से भिन्न होगा। ठीक, और यहां पे बात है कि एक ही पदार्थ, जो एक ही पदार्थ है ऊर्जा का प्रभाव से, यानी इसका जो आपका त्रिभुज बना हुआ है, इसका मतलब होता है कि गर्म करता है, यानी ऊर्जा का प्रभाव से अपघटित होकर टूटता है, तो KCl प्लस O2, यानी ये दिखेगा H2 प्लस O2 हमको H2O देता है, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन क्या देता है? हमें जल देता है। एक है दूसरा KClO3, जिसको हीट करते हैं 2KCl प्लस O2 देता है। आप ये समझते होइएगा, ये देखते होइए कि H2 है, इसके पहले हम लोग 2 क्यों लगाए हैं, और यहाँ भी 2 क्यों लगा है, यहाँ पे देखते होइएगा, यहाँ पे देखते होइएगा। साथियों, ये सब जो 2 3 देख रहे हैं, ये होता क्या है? तो इसको हम लोग कहते हैं संतुलित करना। आगे की जब एक बुक और हम लोग आगे बढ़ेंगे तो उसमें हम लोग संतुलित करने के बारे में समझ लेंगे। जहां तक यहाँ तक आप लोग सिर्फ समझिए कि हाँ ये 2 3 लिखा हुआ है, इसको समझ लीजिए। जब आगे मैं आपको पढ़ाऊंगा तो उसमें आपको पूरी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे कि संतुलित समीकरण क्या होता है और कैसे उसको संतुलित किया जाता है। ठीक है मेरे साथियों, यहां तक आपको कंप्लीटली पूरी अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। तो हम लोग अगले टॉपिक्स की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट वाला आपका टॉपिक आता है यहाँ पे, रासायनिक समीकरण, केमिकल रिएक्शन क्या होता है। तो रासायनिक समीकरण कहते हैं किसको है, इसकी एग्जांपल और कुछ बेसिक बातें आपके लिए मैं लेकर आया हूं साथियों। क्या है? रासायनिक संकेत अथवा सूत्रों। रासायनिक संकेत कहने का मतलब कि जैसे हम लोग हाइड्रोजन लिखते हैं तो हाइड्रोजन को हम लोग H से डिनोट करते हैं, ऑक्सीजन को O से, नाइट्रोजन के N से, कार्बन को C से। वही बात यहाँ पे आपके लिए लिखा गया है, रासायनिक संकेत यानी रासायनिक संकेत अथवा सूत्रों का वह समूह, ये सब आपका सूत्र लिखा हुआ है।
फिर से देखिएगा, रासायनिक संकेतों अथवा सूत्रों का वह समूह जो किसी वास्तविक रासायनिक अभिक्रिया को व्यक्त करता है। एक रियल रासायनिक, एक वास्तविक रासायनिक प्रतिक्रिया को या अभिक्रिया को व्यक्त करता है, रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे आपके लिए एग्जांपल में है Na यानी सोडियम, Na से सोडियम है, ये सब चीज आपको जानकारी होनी चाहिए। सोडियम प्लस ऑक्सीजन यानी क्या हो जाएगा, Na प्लस H2O बनता है, रिएक्ट करता है, यानी रिएक्शन हमको प्रतिक्रिया करके देता है, अभिक्रिया करके देता है NaOH प्लस H2, यानी इसको बोल सकते हैं सोडियम जल से अभिक्रिया कर, Na प्लस H2O यानी सोडियम, H2O जल होता है, अभिक्रिया कर सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन का निर्माण करता है। ठीक है साथियों, ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद आपका आता है रासायनिक समीकरण लिखने की विधि। ये तो हो गया रासायनिक समीकरण के बारे में, और रासायनिक समीकरण को लिखा कैसे जाता है इसी के बारे में। तो पहले वाली आपकी पॉइंट मैं लेकर आया हूं, प्रतिकारक पदार्थ को तीर चिन्ह के बाईं तरफ, इस साइड जो है इसको हम लोग करते हैं प्रतिकारक, इस चीज को Na प्लस H2 है, यानी बाईं तरफ तीर चिन्ह है, ये हमारे पास तीर चिन्ह है, इसके बाईं तरफ हम लोग कौन सा पदार्थ को लिखते हैं, तो प्रतिकारक पदार्थ को तीर चिन्ह के बाईं तरफ लिखा जाता है। जो आपका लेफ्ट वाला हैंड इस प्रकार से होगा, ये लेफ्ट वाला हैंड यानी ये बाएं हो गया, इसी प्रकार से लिखते हैं कि प्रतिकारक पदार्थ को तीर चिन्ह के बाईं तरफ, पहला वाला। और दूसरा वाला आता है प्रतिफल पदार्थ को, उससे जो बनता है, यानी जिसको हम लोग रिएक्शन करवाते हैं यानी अभिक्रिया करवाते हैं, और बायां साइड रहता है उसको हम लोग प्रतिकारक कहते हैं, और उससे कुछ नया पदार्थ जो बने उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिफल पदार्थ को। तो प्रतिफल पदार्थ को तीर चिन्ह के दाएं तरफ लिखा जाता है। ये बात समझ गए हैं। तीसरा नंबर पॉइंट आता है क्या है, जब प्रतिकारक एवं प्रतिफल की संख्या 2 या 2 से अधिक हो, जैसे ये 2 है, इन 2 है ना, वही बात यहां पे कह रही है, जब प्रतिकारक एवं प्रतिफल की संख्या 2 या 2 से अधिक हो तो उसके बीच कौन सा चिन्ह, तो धन्य चिन्ह, जिसको हम लोग प्लस से डिनोट करते हैं, धन्य चिन्ह लिख दिए जाते हैं। यानी 2 या 2 से अधिक होगा तो इसके बीच में क्या लिख देते हैं, हम लोग धन्य चिन्ह लिख देते हैं। तीसरा नंबर पॉइंट है। और लास्ट इसका आता है 4 नंबर, इसका पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए, यानी उपयुक्त संख्या। उपयुक्त यानी आपके अनुसार जो संख्या उसमें सुटेबल लगे, अच्छा लगे, यानी उपयुक्त संख्या से गुना कर तीर चिन्ह के दोनों तरफ, तीर चिन्ह के दोनों तरफ कहने का मतलब कि दाएं तरफ और बाएं तरफ, प्रतिकारक की तरफ और प्रतिफल की तरफ, यानी दोनों तरफ विभिन्न तत्व के परमाणु की संख्या, यानी जो विभिन्न तत्व है उसकी परमाणु की संख्या को बराबर कर लिए जाते हैं। यानी परमाणु की संख्या इधर अगर हाइड्रोजन 1 है तो इधर भी हाइड्रोजन 1 होना चाहिए। यानी इस साइड देखिएगा, इस साइड देखिएगा सोडियम आपका 2 है तो सोडियम भी यहाँ 2 है। इस साइड देखिएगा H कितना है, 2 दूना 4, तो यानी हाइड्रोजन इधर 2 और 2 4 है। ऑक्सीजन यहाँ 2 है तो ऑक्सीजन यहाँ भी हमारा 2 है। ठीक है साथियों, ये वही बात यहाँ पे कह रहा है, यानी उपयुक्त संख्या से आपको जो सुटेबल लगे, अच्छा लगे, उपयुक्त संख्या से गुना कर तीर चिन्ह के दोनों तरफ विभिन्न तत्वों की परमाणु की संख्या को बराबर कर लिए जाते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, तो संतुलित समीकरण कहते हैं। यानी संख्या को, यानी विभिन्न तरफ, यानी दोनों तरफ की संख्या को हम लोग, यानी दोनों तरफ की जो तत्व है उसकी संख्या को हम लोग बराबर कर लेते हैं, उसको कहा जाता है संतुलित समीकरण कहते हैं। तो पूरा संतुलित समीकरण के बारे में आपको पूरा एकदम डीपली मैं आपको बताऊंगा, बहुत ही मजा आने वाला है मेरे साथियों। ठीक है, तो आगे की जो टॉपिक्स है उसको हम लोग आराम से देखते चलेंगे। आगे वाली आपकी टॉपिक आती है करने की विधि, जो समीकरण, संतुलित जो समीकरण कहते हैं, यानी संतुलित समीकरण के बारे में बात कर ली है, जो उसमें प्रकार में था, उसके जो दिन पॉइंट्स में था उसमें को हम लोग, उसमें था कि जिसे हम लोग रासायनिक संतुलित समीकरण कहते हैं। तो बात यहाँ पे आता है कि समीकरण को संतुलित करने की विधि, यानी जो समीकरण है उसको संतुलित किस विधि से चाहे कैसे किया जाता है। तो जो समीकरण है उसको संतुलित करने की 3 विधि मैंने यहाँ पे बताई है आपको। फर्स्ट है अनुमान विधि, जिसको बाय हीट एंड ट्रायल मेथड कहते हैं। दूसरा आता है आंशिक विधि, पार्शियल मेथड, और तीसरा है बीजगणितीय विधि, अलजेब्रिक मेथड। तो आपको ज्यादा इसमें बहुत सबसे अच्छा लगेगा अनुमान विधि और बीजगणित विधि। इसी 2 के बारे में हम लोग बात करेंगे, आंशिक विधि के बारे में बात नहीं करेंगे। ऐसे तो किसी भी एक विधि से आप उसको समीकरण को संतुलित कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
जिसमें आपको ज्यादा समझ में आने वाला है बाय हीट एंड ट्रायल मेथड, जिसको अनुमान विधि हम लोग अनुमान लगा के खुद से अनुमान लगा के हम किसी भी समीकरण को क्या करते हैं हम लोग तो संतुलित करते हैं। तो अनुमान विधि क्या है यानी बाय हीट एंड ट्रायल मेथड कहते हैं किसको है, तो क्या है इसकी परिभाषा को, इसके 2-3 पॉइंट्स जो इंपॉर्टेंट है समीकरण को संतुलित करने के, उसके बारे में जानकारी हम लोग प्राप्त करते हैं। क्या है, इस विधि द्वारा निम्न प्रकार के रासायनिक समीकरणों को संतुलित किया जाता है। यानी जो अनुमान विधि है कह रहा है कि इस विधि द्वारा निम्न प्रकार के यानी अनेक प्रकार के रासायनिक समीकरण को क्या किया जाता है तो संतुलित किए जाते हैं। जैसे इसका पॉइंट 1-2 पॉइंट्स आपका आता है, इसको हम लोग रीमार्क में लिख लेते हैं। रीमार्क्स में पॉइंट फर्स्ट क्या है, सबसे पहले रासायनिक समीकरण को लिखे जाते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जो रासायनिक समीकरण जो बना रहे हैं उसको सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं तो उसको लिख लेते हैं रासायनिक समीकरण को, पहला नंबर पॉइंट। दूसरा नंबर पॉइंट हमारे पास आता है तीर चिन्ह के दोनों तरफ, यानी दोनों तरफ कहने का मतलब कि एक दायां वाला पक्ष और एक बायां वाला पक्ष, यानी तीर चिन्ह के दोनों तरफ विभिन्न तत्व के परमाणु की संख्या को गिन लेते हैं। जो तीर चिन्ह होता है उसकी तरफ विभिन्न तत्व के परमाणु की संख्या को हम लोग क्या कर लेते हैं तो गिन लेते हैं, यानी गिन लिए जाते हैं। और तीसरा नंबर आपका पॉइंट आता है उपयुक्त पूर्णांक से, यानी उपयुक्त पूर्णांक मतलब कि उसमें जो संख्या लगे 2, 3, 4, 5 या कोई भी संख्या लगे पूर्णांक से प्रतिकारक एवं प्रतिफल में गुना कर, यानी प्रतिकारक में भी गुना हो सकते तो प्रतिकारक में गुना करेंगे और प्रतिफल में गुना हो रहा है तो प्रतिफल में गुना करेंगे। गुना करके तीर चिन्ह के दोनों तरफ, जो तीर चिन्ह के दोनों तरफ दायां वाला पक्ष और बायां वाला पक्ष यानी दोनों तरफ विभिन्न तत्व के परमाणु की संख्या को हम लोग क्या कर लेते हैं तो बराबर कर लेते हैं, तो हमारा समीकरण क्या हो जाता है तो संतुलित हो जाता है। तो हम लोग एक दो एग्जांपल्स के माध्यम से इसको देखते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख लिया है H2 + O2 यानी H2, इसके पहले हम लोगों ने 2 लिखा है। तो पहले फर्स्ट नंबर कंडीशन पर हम लोग चलते हैं। पहला नंबर कंडीशन, सबसे पहले रासायनिक समीकरण को लिख लेते हैं। रासायनिक समीकरण को हम लोगों ने लिख लिया। दूसरी बात है तीर चिन्ह के दोनों तरफ, यानी तीर चिन्ह के दोनों तरफ विभिन्न तत्व की परमाणु की संख्या को हम लोग गिन लेते हैं। तो ये वाला बनाते हैं, इधर बायां वाला को लिखेंगे, इधर दाहिने वाला को लिखेंगे। इधर हमारे पास हाइड्रोजन 1 है और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन भी 2 है, ऑक्सीजन भी हमारे पास 2 है। और इस साइड वाला में आता है हाइड्रोजन, इसको हम लोग संतुलित करते हैं। अब हाइड्रोजन, इसमें देखिएगा हाइड्रोजन 2 है लेकिन ऑक्सीजन 1 है। एक बात आपको ध्यान देनी है कि इसमें इधर वाले में गुना करते हैं तो अगर जो हाइड्रोजन में गुना करते हैं तो सिर्फ हाइड्रोजन में ही गुना होगा, ऑक्सीजन में गुना करेंगे किसी संख्या तो सिर्फ ऑक्सीजन में गुना होगा। लेकिन दाहिने वाले पक्ष की तरफ जिस संख्या से गुना करेंगे वह दोनों संख्या में हमें गुना करना पड़ेगा। तो एक बात समझिएगा, इधर ऑक्सीजन 2 है, इधर ऑक्सीजन 2 करने के लिए हम लोग सब में कितना से गुना करेंगे तो सब में 2 से गुना करेंगे तो हमारे पास ऑक्सीजन कितना आ जाएगा, ऑक्सीजन 2 आ जाएगा और ये वाला हमारे पास 4 आ जाएगा। तो इधर अगर जो हम लोग देखते हैं इधर करने के लिए तो ऑक्सीजन 2 हमें आ रहा है, लेकिन जो हाइड्रोजन है इधर 2 है लेकिन हाइड्रोजन इधर 4 है। तो हाइड्रोजन में सिर्फ कितना से गुना करेंगे, 2 से गुना करेंगे तो हमारा जो समीकरण है वो हमारे पास संतुलित हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 लिखते हैं और यहाँ पे 2 लिखते हैं। देखिए तो समीकरण को संतुलित चेक कर लेते हैं, ठीक है। उपयुक्त संख्या से गुना कर ले दोनों तरफ और इसको चेक कर लेते हैं। 1-2 और एग्जाम्पल मैं आपको देने वाला हूं, तो पहले इसको देख लीजिएगा। देखिए तो 2 दूना 4, हाइड्रोजन 2 दूना 4 बराबर है, इधर ऑक्सीजन 2 है और ऑक्सीजन 2 है, यानी यहाँ पे कुछ नहीं तो समझिए 1 है तो 2 में 1 से गुना करेंगे तो 1 हो जाएगा। ये बात आपको समझ में आ गया होगा। 1-2 और एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग इसको समझेंगे। तो 1-2 और एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग समझेंगे। इधर में देखेंगे क्या होगा। क्वेश्चन 2-3 हम लेते हैं। 2-3 क्वेश्चन लेने का मतलब क्या है, लेते हैं क्वेश्चन पहला नंबर एक और लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पर, जो आपको समझाने का पूरा प्रयास मैं कर रहा हूँ साथियों। KClO3 को हम लोग हीट करते हैं यानी गर्म करते हैं तो KCl + O2 हमें आता है। तो इसको ब्रीफली यानी थोड़ा सा अच्छे प्रकार से पूरा करने के लिए मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे डिफाइन पूरा करूंगा। ऐसे हम लोग यहीं पे जोड़कर कर लेंगे। जब आपको स्पीड तेज हो जाएगी, स्पीड संतुलित करने की तेज, तो हम लोग देखकर ही संतुलित कर सकते हैं, ठीक है साथियों। तो इस साइड वाला को लिखते हैं, इधर क्या है यानी पोटेशियम, क्लोरीन है और ऑक्सीजन है। तो देखिए पोटेशियम भी 1 है, क्लोरीन भी 1 है, लेकिन ऑक्सीजन कितना है 3 है। इसके पहले कुछ नहीं तो यहाँ पे हम लोग 1 लेते हैं। इस साइड वाले को देखेंगे K भी 1 है, Cl हमारे पास कितना है 1 है, लेकिन हमारे पास जो ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन कितना है तो 2 है।
तो मैं आपको पहले बताया था कि इधर किसी एक ही में हम गुना कर सकते हैं, क्योंकि यानी पूरा एक ही साथ है, यानी ये भी मानिए एक ही साथ है, एक ही में गुना कर सकते हैं, लेकिन इधर वाले हम लोग अलग अलग गुना कर सकते हैं। इस दोनों को एक साथ और इसको अलग कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों एक साथ है और O2 अलग है। तो देखिएगा साथियों, इधर O2 3 है, यानी ऑक्सीजन 3 है, और इधर ऑक्सीजन 2 है। तो 3 और 2 किसी का फासला नहीं होगा, तो ऐसा होगा कि इसमें हम लोग कितना से गुना, इस पूरा में 2 से गुना करेंगे तो 3 गुना ये कितना हो जाएगा, ये क्या आ जाएगा हमारे पास, 2 से गुना करेंगे तो 2 और ये 3 गुना 6 आ जाएगा हमारे पास। और इधर देखेंगे, इधर हम करते हैं हम लोग कितना से, इसमें 3 से गुना करते थे, ये तो हमारे पास 6 आ गया, लेकिन इस दोनों में कितना से 2 से गुना करेंगे तो सब 2 आ जाएगा, ये भी 2 आ जाएगा। यानी ये चीज देखिएगा अब बराबर हो रहा है कि मेरे साथियों, यहाँ पे देखिएगा, यानी पोटेशियम 2 क्लोरीन 2 ऑक्सीजन 6, पोटेशियम 2 क्लोरीन 2 ऑक्सीजन 6, ये चीज आ गया है। तो इसके पहले क्या लिख सकते हैं हम लोग, 2 लिख सकते हैं, और यहाँ पे भी 2 और यहाँ पे 3 लिख सकते हैं। इसको हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं, इसे समीकरण में चेक कर लेंगे। कैसे कि देखिएगा, हमारे पास K यानी पोटेशियम 2 है तो पोटेशियम 2 सही है, क्लोरीन 2 है तो क्लोरीन 2 है सही यहाँ तक। और यहाँ पे बात है समझने वाली कि यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन 2 तिया 6 और यहाँ पे ऑक्सीजन 2 तिया 6, ये हमें संतुलित हो गया। ये चीज आपको समझ में आ गया होगा हमारे साथियों। तो हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे, आगे हम लोग देखेंगे आपका अनुमान विधि तो हम लोगों ने देख लिया है, आगे हमें देखना है बीजगणित विधि को हम लोग देखेंगे। और रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की एक दूसरी विधि में लेकर आपके साथ आया हूं, बीजगणितीय विधि, जिसको अलजेब्रिक मेथड कहते हैं। यानी आंशिक विधि के बारे में हम लोग बात नहीं करेंगे मेरे साथियों, हम लोग हिट एंड ट्रायल मेथड के बारे में बात कर लिया है, और बात करेंगे बीजगणितीय विधि के बारे में। अगरचे इसमें आपको रासायनिक समीकरण को संतुलित करने नहीं आता है, तो जितना तक समझते उतना तक समझिए, लेकिन मैं आपको एक स्पेशल आपके वीडियोस बनाऊंगा आपके लिए, जो समीकरण को सिर्फ संतुलित करने पर बहुत सारे क्वेश्चन, 40-50 क्वेश्चन को लेकर हम लोग एक साथ आपको समझाते आएंगे, और अच्छे प्रकार से आपको HW भी देंगे, आप लोग अच्छे प्रकार से उसको बनाइएगा मेरे साथियों। तो पहले इस सब के बारे में हम लोग डिटेल्स जान लेते हैं, इसके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। क्या है, इस विधि द्वारा रासायनिक समीकरण को इस प्रकार संतुलित किया जाता है। इस विधि द्वारा, यानी जो विधि है बीजगणितीय विधि, इस विधि द्वारा रासायनिक समीकरण को इस तरह से क्या कहा जाता है, तो संतुलित किया जाता है। पहला नंबर पॉइंट है, सबसे पहले समीकरण को हम लोग लिख लेते हैं, समीकरण को मैंने यहाँ पे लिख लिया, ठीक है। दूसरा नंबर पॉइंट है, प्रत्येक रासायनिक सूत्र के पहले ABCD इत्यादि से गुना कर देते हैं। यानी बीजगणितीय कह रहा है तो ABCD XYZ ABCD से हम लोग क्या कर लेते हैं, तो गुना कर लेते हैं, इत्यादि से हम लोग क्या कर लेते हैं, तो उसमें गुना कर लेते हैं। तो गुना कर लेते हैं, साथ ही साथ ये वाला A हो गया, B C D और इसको E ले लिए। इसके बाद कह रहा है प्रत्येक परमाणु के लिए, यानी प्रत्येक परमाणु है दोनों तरफ संख्या को बराबर कर लेते हैं। तो प्रत्येक परमाणु के लिए इधर देखेंगे हम लोग Mn, यानी पहले हम लोग लेंगे Mn के लिए प्रत्येक दोनों तरफ, तो इधर Mn यानी A है, तो A बराबर क्या हो जाएगा, यहां पे देख लीजिएगा अच्छी तरह से, A बराबर इधर Mn देखना है, Mn एक ही है, तो क्या लिख सकते हैं, एक C हो जाएगा, A बराबर C हो जाएगा, Mn के लिए होगी हमारे पास। इसके बाद हम लोग किसके लिए लेंगे, ऑक्सीजन के लिए O के लिए लेंगे। तो इधर देखिएगा ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, तो 2 में A से गुना कीजिएगा, तो 2A बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, इधर ऑक्सीजन हमें देखना है, इस साइड का तो देख लिया ऑक्सीजन, अब इस साइड के ऑक्सीजन के बारे में हम लोग देखेंगे। तो कितना हो जाएगा, ये तो ऑक्सीजन 1 है, तो क्या हो जाएगा, D हो जाएगा, यानी D में 1 से गुना कीजिएगा तो D हो जाएगा, ऑक्सीजन के लिए हो गया। इसके बाद आ गया हाइड्रोजन, यानी H के लिए हमें लेना है, तो H के लिए क्या हो जाएगा, इधर H के पहले कितना है, तो V है, तो B बराबर क्या लेंगे हम लोग, B बराबर इधर देखना है हाइड्रोजन, अब तो 2D, यानी 2D और इतना ही होगा, इसमें और तो नहीं है, D H नहीं है, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्लोरीन यानी Cl के लिए लेंगे, Cl के लिए क्या होगा, इधर क्लोरीन के लिए 1 है, तो B यानी B बराबर हम लोग लिखते हैं C, इसमें C है यानी 2C, यानी 2C हो जाएगा, प्लस इसमें कितना है, फिर 2E हो जाएगा। इस प्रकार से हमें एक प्रकार से हम लोग समीकरण को ले लिए, यानी आगे दोनों तरफ की हम लोग क्या करते हैं, तो दोनों तरफ चीज को बराबर करते हैं। वही तीसरा नंबर हमें पॉइंट बोला है, यानी प्रत्येक परमाणु के लिए दोनों तरफ की संख्या को बराबर करते हैं, यानी दोनों तरफ की संख्या प्रत्येक परमाणु के बराबर करते हैं। इधर Mn A है, तो इधर Mn कितना है, इधर भी Mn एक ही यानी C में है, यानी A B C D लेकर और सबको परमाणु को हम लोग अच्छे प्रकार से बराबर यहाँ पे कर लिए हम लोग, यानी Mn O हाइड्रोजन और क्लोरीन यानी Cl। इसके बाद चौथा नंबर आपका पॉइंट है
इसके बाद इसका मान रखकर बीजगणितीय विधि से अन्य राशियों का मान ज्ञात कर लेते हैं। यानी इसके बाद हम लोग बीजगणितीय विधि से इसका अलग अलग वैल्यू रख के मान ज्ञात कर लेते हैं। तो किसी एक को हमको एक लेना होगा। ये वाला देखिए तो यूनिट यानी a बराबर c है, तो हम लोग ले सकते हैं कि a बराबर 1 मान लेंगे। जैसे ही a बराबर 1 मान लेंगे तो c बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास, तो c बराबर हमारे पास 1 आ जाएगा। तो a बराबर भी 1 आ जाएगा और c बराबर भी हमें 1 आ जाएगा। तो a का वैल्यू इसमें रख देंगे और इस वाला में रख के हम लोग धीरे धीरे इसका वैल्यू निकालेंगे। तो इसमें हम लोग a का वैल्यू रखते हैं, इस वाले में a का वैल्यू इसमें रखते हैं, तो 2 इंटू a1 d, तो क्या हो जाएगा हमें यहाँ पे आ गया d बराबर कितना हमें निकल गया, तो d बराबर 2 निकल गया। a बराबर 1, c बराबर 1 और d बराबर 2 आ गया। और यहाँ पे देखने वाला बात है, जब d का वैल्यू 2 आ गया तो इसमें हम लोग d का वैल्यू रखते हैं। तो d का वैल्यू इस वाले में रखते हैं, यानी क्या है b बराबर हमारे पास 2d है, तो b बराबर और d का वैल्यू कितना रखना है हमें, तो 2 रखना है। तो b बराबर कितना आ जाएगा, तो b का वैल्यू 4 आ जाएगा। a आ गया, b आ गया, c आ गया, d आ गया और हमें e का वैल्यू अब इस वाले में सब का वैल्यू रखना है। क्या है, यानी b बराबर 2c प्लस 2e है। तो b का वैल्यू कितना है, तो b का वैल्यू 4 है, तो 4 बराबर 2 गुना c का वैल्यू कितना है 1 है प्लस 2e हमें निकालना है। इधर आएगा तो 4 माइनस 2 बराबर 2e, ये हो जाएगा 2 यानी 2e, तो e का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो e का वैल्यू हमारे पास 1 आ गया। तो इसी समीकरण है, इसी में हम लोग यहाँ पे वैल्यू को रखेंगे। किस प्रकार से रखेंगे यहाँ पे ध्यान दीजिएगा साथियों। एक बार हम समीकरण को यहाँ पे लिख लेते हैं। क्या है, MnO2 प्लस HCl, ABC की जगह पर हम इसमें का वैल्यू रखेंगे रिएक्शन का, MnCl2 प्लस H2O प्लस Cl2। अब यहां से सबका बारी बारी से वैल्यू को हम लोग रखेंगे। तो देखिएगा मेरे साथियों, इसके पहले a है तो a का मान कितना आया है, 1 आया है। 1 नहीं भी लिख सकते, लिख भी सकते हैं। और यहाँ पे देखिएगा ये वाला b है तो b का वैल्यू कितना है, तो b बराबर 4 आया है, 4 आ गया। और इसके बाद देखिएगा c, तो यहाँ पे तो c हम लोग लिए हैं तो c का वैल्यू भी 1 आया है, c का वैल्यू। और d का वैल्यू कितना आया, 2 आया, 2 लिख दिए। और e का वैल्यू 1 आया है साथियों। हम लोग यहाँ पे बराबर करेंगे। देखिएगा Mn, एक इधर है एक इधर है, बराबर है। यहाँ पे देखिएगा ऑक्सीजन इधर 2 है, ऑक्सीजन भी इधर 2 आ गया, बराबर है। हाइड्रोजन 4 है तो 2 दूना 4 हाइड्रोजन है, बराबर है। क्लोरीन भी 4 है, क्लोरीन भी 4 है तो 2 क्लोरीन इधर है और 2 क्लोरीन यहाँ पे 4 हो गया। ये हमारा जो चीज है, ये हमारा जो समीकरण है, क्या होगा हमारे पास, संतुलित हो गया। साथियों ये चीज आपको समझ में आ गया होगा, नहीं तो मैं आपके लिए एक समीकरण को संतुलित करने की एक वीडियोस में आपके लिए जरूर दूंगा मेरे साथियों। पूरा चीज उसमें कंक्लूड रहेगा, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करवाऊंगा मैं आपके साथ एकदम, ठीक है मेरे साथियों। आगे की टॉपिक्स को हम लोग आराम से कवर करते हैं साथियों। तो आगे के हमारे पॉइंट्स आते हैं, क्या है, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। यानी रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार कितने कितने होते हैं, कौन कौन से होते हैं, कितने प्रकार होते हैं, सभी के बारे में एकदम बेसिक टू एडवांस के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो पहला आता है संयोजन अभिक्रिया, जिसको कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। यानी संयोजन के मतलब क्या होता है कि जोड़ना, कॉम्बिनेशन यानी इंग्लिश वर्ड से आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं कि इसमें क्या होने वाला है। कंबाइन करना, कॉम्बिनेशन यानी संयोजन यानी जोड़ना। होता क्या है इसका परिभाषा, वैसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ, 2 पदार्थ हो या 2 से अधिक पदार्थ हो, आपस में मिलकर एक ही पदार्थ का निर्माण करती है। फिर से परिभाषा को देखेंगे संयोजन अभिक्रिया। तो वैसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एक ही पदार्थ का निर्माण करती है, संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे में है कार्बन प्लस ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड CO2, मैग्नीशियम Mg प्लस O2 मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO, इसको हम लोग बैलेंस कर लेंगे, संतुलित कर लिए हैं। इसके बाद हमारे पास आता है वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। वियोजन के मतलब कि उसको क्या, टूटना वियोजन का मतलब यानी अपघटन में टूटना। इंग्लिश वर्ड से आप पता लगा सकते हैं कि क्या चीज होने वाला है, तो डीकंपोजिशन रिएक्शन, डीकंपोज करता है। डीकंपोज की मतलब कि तोड़ता है, डीकंपोजिशन रिएक्शन। क्या है परिभाषा, तो वैसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक ही पदार्थ यानी एक ही पदार्थ हो, ऊर्जा के प्रभाव से यानी गर्म करते हैं
इन ऊर्जा के प्रभाव से यानी गर्म करते हैं तो वह अपघटित हो जाता है और अपघटित होकर दो पदार्थ या दो से अधिक पदार्थ का निर्माण करता है। वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। परिभाषा को एक बार फिर अच्छे प्रकार से देखेंगे। क्या है? वैसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक ही पदार्थ ऊर्जा के प्रभाव से अपघटित होकर दो या दो से अधिक पदार्थ का निर्माण करते हैं, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे CaCO3 है, इसको 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं तो टूटता है CaO प्लस O2 टूटता है साथियों। तो साथियों इस वाली वीडियोस में हम लोग इतने ही चीज के बारे में बात करेंगे इस चैप्टर की, और आने वाले कुछ वीडियोस में चैप्टर को एकदम पूरी चीज को हम क्लियर कर देंगे। बहुत ही अच्छी कॉन्सेप्ट के साथ, बहुत ही अच्छा परिभाषा के साथ आपको मैं पूरा से पूरा केमिस्ट्री पूरा कराने वाला हूं साथियों। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर जो चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने सभी दोस्तों में शेयर कीजिएगा साथियों, कि ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के पास पहुंच सके, उसको बेनिफिट निकल सकते कि यह केमिस्ट्री बहुत ही अच्छे प्रकार से आपको समझ में आ रही है। इस प्रकार से आप लोग फील करे हुए मेरे साथियों, यानी हमारी जो वीडियोस आप हमारी जो क्लास आप लोग करते हैं तो आपको क्लासरूम वाली एकदम फील आ जाती है कि हम क्लासरूम में बैठे हैं, पूरी क्लास को हम लोग कर रहे हैं। ऐसा फील मैं आपको इसमें ऑनलाइन क्लासेस में आपको मैं देता हूं साथियों। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं ऐसे ही कुछ नेक्स्ट वीडियो के साथ, इसके और 2-3 वीडियोस है उसके बाद हम लोग मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।